हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं। ये इस प्रश्नावली का तीसरा पार्ट है बच्चों, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रमेय 1.2 व प्रमेय 1.3। साथ ही बात करने वाले हैं उदाहरण संख्या 5, 6 और 7। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमेय 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमेय 1.2। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। P एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, ये अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर की संख्या को विभाजित करती है। ये अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर की संख्या को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी जिसका वो स्क्वायर है। ठीक है, यानी ये वापस समझिए। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना है 36, तो ये 6 को भी विभाजित करेगी जो अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस प्रमेय को और अच्छे से समझने के लिए इस प्रमेय का यूज प्रमेय 1.3 में हम सीखेंगे कि इस प्रमेय का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमेय 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमेय 1.3, जिसमें लिखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या ही है बच्चों। हमें इसे सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब इसे परिमेय संख्या मान लिया है बच्चों तो √2 बराबर होगी P/Q के, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि Q बराबर नहीं हो सकता 0 के। ठीक है, यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा, इस √2 को P/Q के रूप में लिख दिया है तो हम इसे, इसलिए इस संख्या का हम सरलतम रूप लिखेंगे। ठीक है, तो यदि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे हम √2/1 हम उसे P/Q को सरलतम रूप में लिखते हैं A/B के रूप में। यहाँ A और B सह अभाज्य संख्या है। ये एक नया शब्द है बच्चों, सहअभाज्य संख्या। क्या होता है सहअभाज्य संख्या? जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही हो वो आपस में सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ √2 और 1 का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इन दोनों का एक ही अर्थ है। यहाँ ये दोनों सहभाज्य हैं तो बराबर का चिन्ह है, ये भी आपस में क्या है सहभाज्य है। इन संख्याओं के उभयनिष्ठ
एक के अलावा और कुछ गुण उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इनमें भी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब हम इनकी वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? वज्र गुणा की, तो ये हो जाएगा 2 रूट गुणा b बराबर a। ठीक है, अच्छा, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो रूट हट जाएगा, b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका पक्षांतरण करेंगे तो a स्क्वायर बट्टा 2 b स्क्वायर। ठीक है, अभी तक ये लिखा है। अच्छा, यहाँ हम प्रमेय लगाएंगे भाई, ये जो दो एक अभाज्य संख्या है वो ए स्क्वायर को विभाजित करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ प्रमेय लगाएंगे। अभी प्रमेय 1.2 में हमने ये चर्चा की थी कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, जहाँ p एक अभाज्य संख्या ली थी, तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये प्रमेय। अब ये समीकरण इसे अपन एक मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं बच्चों कि ये दो इस a को विभाजित करेगा, तो ये इसे पूरा पूरा विभाजित करेगा तो ये 0 बच गया। अच्छा, इसका पाड़ा हमने c बार बोला, इसकी टेबल c बार बोला, तब ये a का भाग इसमें 2 का भाग पूरा पूरा गया। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 गुणा c बराबर a, यानी इन दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? अपना a आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहां c कोई अन्य पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा, अब ये पूर्णांक है तो इसके दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इस a स्क्वायर में देखो, इस a स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 उतारते हैं, 2b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब a के बराबर में कौन है? 4c स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 4c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 2, ये 2b स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से ये कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर 2c
स्क्वायर। अच्छा, सी के गुणा में कौन है, 2 है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 2 बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम पर में लगाएंगे 1.2। पर में 1.2 के अनुसार 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब भाग बच्चों तभी जाता है जब वो उसका गुणनखंड होता है। b में 2 का भाग तभी लगेगा जब ये इसका गुणनखंड होगा। अच्छा, हमने अभी ये कहा था कि इस a में भी 2 का भाग जाएगा, तो a और b में दोनों में ही 2-2 का भाग जा रहा है। इसके अलावा जो हमने अभी जो बात कही कि यहाँ a और b सहभाज्य है, इसका अर्थ हुआ कि ये इनके एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ ये पर में कह जा रहा है कि 2 का भाग a में भी लगेगा और 2 का भाग b में भी लगेगा। ठीक है, तो ये एक विरोधाभास है। हमने जो कल्पना की, इस रूट दो को हमने जो परिमेय संख्या माना था, वो हमारी गलत परिकल्पना के कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए ये रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं इसका कारण लिख देता हूँ व्यवस्थित। तो इस कारण को समझे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। अभी हमने सिद्ध किया था कि a में 2 का भाग लग रहा है, यानी 2 a का उभयनिष्ठ a का गुणनखंड है, और b में भी 2 का भाग लग रहा था, तो b में भी 2 का गुणनखंड है, b भी 2 का गुणनखंड है। तो इन 2 का a और b में एक के अतिरिक्त तो 2 भी गुणनखंड हमारे इस सवाल में आ रहा था। तो हमने क्या लिखा है, a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये हमने कहा था। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि a और b सहभाज्य संख्या, जिसका कारण यही है कि इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन हम हमारे सवाल में ये कह रहे हैं कि 2 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह एक विरोधाभास है, जिसका कारण क्या है, हमारी गलत परिकल्पना क्या थी कि हमने ये कल्पना की थी कि माना था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसके कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण संख्या 5। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण संख्या 5। अभी जो परिमेय 1.3 जो हमने सॉल्व किया उसी पे आधारित ये सवाल देखिए। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसे परिमेय संख्या मान लिया है तो हम ये लिख सकते हैं, तो रूट 3 बराबर होगा p बटा q के रूप में, यानी इसे परिमेय मान लिया तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q बराबर नहीं हो सकता किसके, 0 के। यहाँ p और q दोनों पूर्णांक है। अच्छा, यदि
पी और क्यू के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उसके सरलतम रूप में लिख लेंगे। हो तो √3/1 बराबर होगा a बट्टा b के। यहाँ a और b सहअभाज्य है। सहअभाज्य मैंने अभी प्रमेय में बताया था बच्चों कि वो दो संख्याएं जिनका कॉमन एक के अलावा कोई नहीं हो, जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ ये जो संख्या है इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये इनका सरलतम रूप है। ये इनके बराबर है तो ये इनका सरलतम रूप में है, यानी इनका अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम इनकी क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा की तो √3b बराबर a, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3b² बराबर a², यानी b² a² बट्टा 3। यहाँ पर में लगाएंगे 1.2 पर में 1.2, तो उसमें क्या था कि 3a² को, ये देखो यहाँ विभाजित करता है, 3a² को विभाजित करता है। तो 3a को भी विभाजित करेगा। अब वही उदाहरण बच्चों कि इस 3 का भाग अगर मैंने a में दिया तो पूरा पूरा गया और ये c को ही आंसर आया। तो 3 को c से गुणा करूंगा, 3 को c से गुणा करूंगा तो वापस आपका ये a आना चाहिए। क्या आना चाहिए, a, ठीक है। तो यहाँ c कोई अन्य पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 9c² बराबर a²। ये आपकी समीकरण 1 उसी पैटर्न आधारित। समीकरण 1 में a² का मान रखने पर तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 कैसे है, 3b² बराबर a²। इस a² की जगह ये अपन इसका मान रख देते हैं a² का 9c², यहाँ हो जाएगा 3b², ठीक है। तो इस 3 से ये 9 कट जाएगा तो ये हो जाएगा b², ये 3c²। c के गुणा में कौन 3 है तो ये b के भाग में चला जाएगा, इधर बच गया c²।
वहीं पर मैं वापस 1.2 पर मैं 1.2 की 3b² को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो भाई, बी बी में 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड है, और यहाँ ए में भी 3 का भाग जा रहा है, यानी ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, तभी तो इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ ए और बी सहभाज्य संख्या है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ 3 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये एक विरोधाभास है, जिसके कारण ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और ये विरोधाभास उत्पन्न होने का कारण हमारी गलत परिकल्पना है कि हमने एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानना। तो चलिए इसका कारण लिख देते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो ये उसका कारण, अतः ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये हमने लिखा था कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, लेकिन हमने देखा कि ए में 3 का भाग जा रहा था और बी में भी 3 का भाग जा रहा था, वो विभाजित कर रहा था परिमेय 1.2 के अनुसार। तो ये एक विरोधाभास है कि ए और बी का एक के अतिरिक्त 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमने जो गलत परिकल्पना की कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो उस कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। तो हम ये लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो शुरू करते हैं इसे। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसे परिमेय संख्या माना है, तो हमें 5 - √3 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। लेकिन q बराबर नहीं हो सकता 0 के। यहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं। यदि p और q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उन्हें सरलतम रूप में लिख लेंगे, जैसे 5 - √3 बटा 1 बराबर a/b। ये भाग वाला इसमें गुणा में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक की किसी से गुणा करो वो सेम ही आता है। ठीक है, तो a/b, ये इसके यहाँ 5 प्लस का है। किसका है? प्लस का है, तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। बट्टा में 1 मान लीजिए, यहाँ बच गए -√3 बराबर, यहाँ लघुत्तम लिया तो b आ गया, b से b एक बार, और इसको गुणा की तो a। माइनस
इस 1 को b से b, फिर 5 से गुणा की तो 5b, इधर माइनस √3। ठीक है, तो ये जो संख्या है पूर्णांक बटा पूर्णांक, ये बट्टा में संख्या है तो इन्हें क्या कहेंगे, पूर्णांक बटा पूर्णांक। ठीक है, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है, बराबर का। हमने अभी पर में 1.2 व उदाहरण संख्या 5 में सिद्ध किया कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है एक अपरिमेय संख्या के, तो ये एक क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास कहाँ है, यहाँ मैं एक वो लाइन लिख देता हूँ आपके, ए और बी सहभाज्य है, जिनका अर्थ होता है कि इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो विरोधाभास कहाँ है, यहाँ पर है विरोधाभास कि एक अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है परिमेय संख्या। ठीक है, बराबर नहीं हो सकती है, तो अपन ये इसका कारण लिख देंगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब इसे परिमेय संख्या मान लिया है तो हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3√2 बराबर p बटा q, q बराबर नहीं 0। यहाँ p और q दोनों पूर्णांक है। ठीक है, यदि p और q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो (3√2 बराबर a बटा b। यहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। जिन संख्याओं का कॉमन एक हो वो सहभाज्य संख्या कहलाती है।
अब इनका पक्षांतरण कर देंगे तो ए बटा बी, ये इसके गुणा में है तो ये इनके भाग में आ जाएगा 3, इधर बच गया √2। तो देखो अतः रूट, अब देखो पूर्णांक बटा पूर्णांक बराबर कैसे हो सकता है एक अपरिमेय संख्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने ये परिमेय में सिद्ध किया है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ये विरोधाभास हो रहा है कि पूर्णांक बटा पूर्णांक बराबर है √2 के, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस पार्ट में इतना ही बच्चों, और प्रश्नावली 1.2 करने से पहले इस पार्ट को अवश्य देखें, अन्यथा प्रश्नावली 1.2 करने में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।